हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल विद्यम। एंड आज इस वीडियो में मैं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मैं क्लास 12th के लिए लेकर आई हूँ बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं पूरा ही चैप्टर तुम्हें जो है बहुत ज्यादा अच्छे से प्यार से डिटेल में समझाने वाली हूँ। हर एक टॉपिक इतने प्यार से अच्छे से समझाऊंगी और कीवर्ड साथ में तुम्हें करवाऊंगी कि क्या क्या कीवर्ड तुम्हें याद रखना है हर एक टॉपिक के साथ, सो दैट तुम पेपर में जाके उन कीवर्ड्स के बेसिस पे अपना आंसर बहुत अच्छे से लिख के आ सको। देखो, बिजनेस स्टडीज एक इस तरीके की चीज है जहां पर तुम्हें बहुत ज्यादा समझना नहीं होता है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है अकाउंटेंसी की तरह या इकोनॉमिक्स की तरह, जहां पर तुम्हें ये समझना होता है कि तुम पेपर में आंसर कैसे लिख के आ सको। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बोलूं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑलमोस्ट हर बच्चे को समझ आ जाएगा, पर मार्क्स हर बच्चे के नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हर बच्चा कीवर्ड याद नहीं करेगा, हर बच्चा वो मेन वर्ड्स याद नहीं करेगा जो मैं करवाऊंगी। ठीक है ना, तो हर बच्चा वो पेपर में सही से लिख कर नहीं आ पाएगा, विच इज वाई हर बच्चे को नंबर नहीं मिल पाएंगे। तो बिजनेस स्टडीज में किसी भी चैप्टर में तुम्हें क्लास 12th में फोकस इस चीज पे करना है कि मैम क्या कीवर्ड्स बता रहे हैं, क्या मेन वर्ड्स बता रहे हैं, जिनके अराउंड में अपना पूरा सेंटेंस बना के, इनफैक्ट पूरा पैराग्राफ बना के पेपर में लिख के आ सको और नंबर लेके आ सको। तो मैं बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, बहुत अच्छे से हर एक चीज बताऊंगी कि कैसे तुम पेपर में लिख के अपने अच्छे से नंबर लेके आ सको। ठीक है, ये पार्ट 1 रहने वाला है जहां पर मैं तुम्हें हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स करवाऊंगी। अगले पार्ट में हम एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स करने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को। तो देखो, सबसे पहली चीज, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें किसने दिए थे? हमें दिए थे हेनरी फ्योल ने, जिनकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, हेनरी फ्योल फ्रांस के फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने दिए थे। इनकी बुक का नाम आपको याद करना है। इनकी बुक का नाम क्या है? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, ये जो बुक का नाम है यूजुअली आपको ऑब्वियसली बोर्ड्स में एज इट इज नहीं पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट सीयूईटी में क्योंकि एमसीक्यूज आएंगे तो वहां पर आपको पूछ लिया जाता है कि इनकी कौन सी बुक थी और ये कहां से थे। तो ही वॉज अ फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट, फ्रांस के थे ये, फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रांस के थे। 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए थे। कौन सी बुक में अंदर इन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल्स लिखे थे? दैट वाज जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की इनकी बुक आई थी, उसके अंदर इन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल्स लिखे थे। ठीक है, अब हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स की पहले हम बात करेंगे। देखो, टेक्निकली अगर तुम एनसीईआरटी देखो तो बेटा एनसीईआरटी में पहले तुम्हें नेचर एंड सिग्निफिकेंस बताया होता है प्रिंसिपल्स का, लेकिन मैं वो बाद में कराऊंगी। पहले मैं तुम्हें 14 प्रिंसिपल समझाऊंगी, करवाऊंगी, उसके बाद वो कराऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि प्रिंसिपल ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, तुम रिलेट ही नहीं कर पाओगे। जब मैं तुम्हें प्रिंसिपल समझा दूंगी उसके बाद बताऊंगी, देखो उस प्रिंसिपल में ऐसे था ना, तो तुम रिलेट कर पाओगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि प्रिंसिपल का नेचर ऐसा है, सिग्निफिकेंस ऐसे है। ठीक है, तो पहले प्रिंसिपल समझेंगे, उसके बाद एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं तुम्हें इंपॉर्टेंस एंड नेचर इन प्रिंसिपल्स का करवा के जाऊंगी। टॉपिक मिस मैंने नहीं किया है, तो एज पर एनसीईआरटी ही मैं सारा तुम्हें करवाने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मेरे पास देखो, सबसे पहले मेरे 14 प्रिंसिपल्स में से पहला प्रिंसिपल आता है डिवीजन ऑफ वर्क का। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली चीज बच्चे ना हमेशा याद करने की कोशिश करते हैं कोई ना कोई एक्रोनियम बना के कि मैं कैसे याद करूं सारे प्रिंसिपल्स का नाम। ठीक है, तो बेटा वो एक्रोनियम बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वो एक्रोनियम बनाने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे बहुत एक्रोनियम बनाते हैं, डैड दिस दैट। ठीक है, कि 14 के 14 प्रिंसिपल्स के नाम याद कर लो, नहीं है जरूरत। क्यों? क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बोलेगा ही नहीं कि 14 प्रिंसिपल का नाम बताओ, वो नहीं बोलेगा। वो कोई 2 या 3 प्रिंसिपल दे देगा और बोलेगा इनको डिफाइन करो, या वो एक केस स्टडी दे देगा, उस केस स्टडी में से बोलेगा बताओ कौन सा प्रिंसिपल है। तो वहां पे तुम्हें 14 के 14 का नाम याद करना इन एनी सर्टेन ऑर्डर वो जरूरी नहीं है। ठीक है, सो यू डोंट नीड टू मेक एन एक्रोनियम एंड लर्न ऑल द नेम, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जहां पे एक्रोनियम बनाने की जरूरत होगी मैं खुद बनवाऊंगी, जो जो जरूरी होगा मैं इतने अच्छे एक्रोनियम बना के दूंगी जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, बट इनके 14 प्रिंसिपल्स के नाम के एक्रोनियम हमें नहीं बनाने। पहला प्रिंसिपल मेरे पास आता है डिवीजन ऑफ वर्क। इसका कीवर्ड सॉरी तुम याद रखोगे यहाँ पे स्पेशलाइजेशन। इसका कीवर्ड तुम याद रखोगे यहाँ पे स्पेशलाइजेशन। देखो, डिवीजन ऑफ वर्क में हेनरी फ्योल ने क्या बोला, देखो फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ अगर हमारे पास 5 अलग अलग सेक्शंस है, ठीक है, तुम्हारी क्लास 12 के, ठीक है, तुम्हारे स्कूल में क्लास 12 के 5 सेक्शन है और उन 5 सेक्शन के लिए तुम्हारे स्कूल ने क्या किया है, 5 अलग अलग टीचर्स को हायर किया है। अब 2 तरीके हो सकते हैं इन 5 टीचर्स के बीच में काम बांटने के। पहला तरीका हो सकता है कि तुम एक टीचर को बोलो कि तुम एक पूरी की पूरी क्लास हैंडल करो। तुम एक टीचर को बोलो कि तुम एक सेक्शन ले लो। ठीक है, एक पूरे का पूरा सेक्शन ले लो। ठीक है, कि तुम एक सेक्शन ले लो और उसको अकाउंट्स भी पढ़ाओ, इको भी पढ़ाओ, बिजनेस भी पढ़ाओ। दूसरे टीचर को बोलो तुम दूसरा सेक्शन ले लो। तो इस तरीके से हर टीचर को एक पूरा सेक्शन दे दिया कि तुम सुबह से शाम उस सेक्शन के बच्चों को हर सब्जेक्ट पढ़ाओगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि एक टीचर को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट दे दिया, एक टीचर को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट दे दिया कि तुम सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी पढ़ाओगे और 5 सेक्शंस को अकाउंटेंसी पढ़ाओगे, तुम सिर्फ इको पढ़ाओगे 5 सेक्शन को। ठीक है, तो हेनरी फ्योल ने क्या बोला कि ये जो पहला तरीका है ये भैया बिल्कुल गलत है। हेनरी फ्योल ने बोला कि ये जो पहला तरीका है ये तो रेड फ्लैग है, इसको मत यूज करो और तुम किसको यूज करो, तुम दूसरे वाले तरीके को यूज करो। तो हेनरी फ्योल कहता है अगर एक टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाने लग गया
तो एक टीचर किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो बेचारा सुबह आधा घंटा अकाउंट्स पढ़ेगा, आधा घंटा इको पढ़ेगा, आधा घंटा बिजनेस वगैरह पढ़ेगा, वो किसी भी चीज में स्पेशलाइज नहीं हो पाएगा। लेकिन तुम ऐसा करो, हर टीचर को एक सब्जेक्ट दे दो। तो एक टीचर सारा दिन बैठ के इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहा है और सारा दिन इकोनॉमिक्स ही पढ़ा रहा है, वो इतना अच्छा हो जाएगा इकोनॉमिक्स में कि उससे अच्छा इकोनॉमिक्स कोई और पढ़ा ही नहीं पाएगा। तो हेनरी फेयोल ने बोला कि तुम काम को डिवाइड करो, ठीक है। इसी चीज को हम इंडस्ट्री में कैसे करते हैं कि तुम एक लेबर को बोलो कि तू पूरी गाड़ी बना, ये गलत है। तुम एक लेबर को बोलो तू सिर्फ टायर बनाने में काम करेगा, तू सिर्फ सीट बनाने में काम करेगा, तू सिर्फ बॉडी बनाने में काम करेगा, वो सही है, ठीक है। तो मैं एक टीचर को एक पूरा प्रोजेक्ट दे दूं, वो गलत है। उस पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और हर टीचर को उस प्रोजेक्ट का एक छोटा सा पार्ट दे दो, वो सही है। तो हेनरी फेयोल ने कहा, बोला कि जितना हो सके उतना ज्यादा पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और हर एक इंडिविजुअल लेबर को सिर्फ एक ही पार्ट दो काम करने का। जितना हो सके अपने पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और हर टीचर को एक ही पार्ट दो उस पूरे काम का, अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी। जो टीचर अकाउंट्स पढ़ा सकते हैं उसको अकाउंट्स दो, जो बिजनेस पढ़ा सकते हैं उसको बिजनेस दो, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग दो। और उनको बोलो रिपीटेडली, बार बार तुम्हें सेम वही काम करना है। सुबह से शाम तक तुम्हें 500 सेक्शन को बिजनेस ही पढ़ानी है, इको ही पढ़ानी है, एक टीचर ने एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना है। इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। स्पेशलाइजेशन इज द मेन कीवर्ड यहाँ पर जो तुम्हें याद रखना है, पेपर में लिख के आना है और इसके अराउंड पूरा पैराग्राफ बना के समझा के आना है कि एक टीचर जब एक दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है सारे सेक्शंस को, तो वो इतना स्पेशलाइज हो जाएगा, इतनी इफेक्टिवली एफिशिएंटली वो काम करेगा कि कोई दूसरा टीचर उसके मुकाबले में वो काम उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। दूसरा मेरे पास आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का बेटा मतलब होता है पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है बेटा जी ड्यूटी। तो हेनरी फ्योल कहता है कि पावर और ड्यूटी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, पावर और ड्यूटी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। अगर पावर ज्यादा होगी और ड्यूटी कम होगी तो क्या होगा, पावर का मिसयूज होगा। अगर पावर ज्यादा होगी, ड्यूटी कम होगी तो पावर का मिसयूज होगा। पावर पूरी है मेरे पास, काम कुछ करने को है नहीं, तो सारा दिन बैठ के बिना बात के ऑर्डर देती रहूंगी, पैसे खाती रहूंगी, करप्शन करती रहूंगी, कुछ काम तो है नहीं करने को, ड्यूटी तो है नहीं कोई, तो पावर का मिसयूज करूंगी। अगर पावर मेरे पास है ही नहीं और ड्यूटी बहुत ज्यादा है, पावर कम है ड्यूटी ज्यादा है, तो मैं ड्यूटी फुलफिल नहीं कर पाऊंगी। मुझे ड्यूटी को फुलफिल करने में दिक्कत होगी, क्योंकि अगर मुझे कुछ भी ड्यूटी फुलफिल करनी है, मुझे कुछ क्या कहते हैं डिसीजन लेने पड़ेंगे, पैसे से रिलेटेड या काम से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड। अगर मेरे पास डिसीजन मेकिंग की पावर ही नहीं होगी तो मैं ड्यूटी फुलफिल नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जब पावर और ड्यूटी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो मैं पावर का मिसयूज भी नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि पावर है पर साथ में ड्यूटी भी तो है, लोगों को जवाब भी तो देना है मुझे, और साथ में ड्यूटी लेने के लिए मुझे पावर भी है कि अगर मुझे ड्यूटी पूरी करनी है तो मैं डिसीजन भी ले सकती हूँ। तो अगर दोनों बराबर होंगे मैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम कर पाऊंगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। इसमें तुम्हें मेजरली क्या याद करना है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड, ठीक है। अगेन मैं तुम्हें कीवर्ड बता रही हूँ। इट मींस दैट व्हेन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज गिवन अ पर्टिकुलर वर्क एंड इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट, दिस कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन ही इज गिवन अथॉरिटी टू डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते हैं अगर तुमने एक इंसान को रिस्पॉन्सिबल बनाया है तो वो अपना काम तभी पूरा कर सकता है जब उसको तुम अथॉरिटी भी दो उस काम को पूरा करने की, ठीक है जी। तो यहाँ पर तुम्हें तीन चीजें समझा के आनी है। पहली चीज, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड, पहली चीज ये समझाओगे। दूसरी चीज, अगर पावर ज्यादा हुई तो मिसयूज होगा। तीसरी चीज, अगर ड्यूटी ज्यादा हुई तो वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। लेकिन इफ दे गो हैंड इन हैंड, इफ दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, तो फिर क्या होगा, इफेक्टिवली एफिशिएंटली गोल फुलफिल हो पाएगा। मैंने यहाँ पे तुम्हें पावर और ड्यूटी लिख के समझाया है, तुम पेपर में पावर की जगह क्या लिखोगे, अथॉरिटी, और ड्यूटी की जगह क्या लिखोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगली चीज आती है डिसिप्लिन। इसमें तो समझाने लायक कुछ है ही नहीं, तुम्हें डिसिप्लिन रखना है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है, लड़ाई नहीं करनी है, किसी के साथ मारपीट नहीं करनी है, कुछ गलत नहीं करना है, ठीक है। डिसिप्लिन वे में काम करना है, टाइम पे आना है, यूनिफॉर्म में आना है, सब अच्छे से करना है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट शुड बी ओबेड बाय बोथ द सुपीरियर्स एंड द सबऑर्डिनेट्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं चाहे मेरा कोई सीनियर है चाहे मेरा कोई जूनियर है, दोनों को ही रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीनियर के लिए नहीं है, सिर्फ जूनियर के लिए, जी नहीं, दोनों को जो एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट है उसको फुलफिल करना पड़ेगा, दोनों को रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। डिसिप्लिन दोनों तरीके से, दोनों तरफ से आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान चीज है। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड का मतलब होता है ऑर्डर, यूनिटी मतलब होता है सिंगल। तो क्या मतलब हो गया, सिंगल ऑर्डर। तो यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब हो गया, सिंगल ऑर्डर। देखो यहाँ पर पहले डायग्राम देखो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मैनेजर है जो इन तीनों को
ऑर्डर दे रहा है, यानी कि सिंगल ऑर्डर इनको मिल रहा है। यहां पर दो मैनेजर्स हैं, ये दोनों मैनेजर्स सबऑर्डिनेट्स को ये भी जो है ऑर्डर दे रहा है, और ये वाला मैनेजर भी तीनों को ऑर्डर दे रहा है। तो टेक्निकली इन सभी सबऑर्डिनेट्स के पास दो दो जगह से ऑर्डर आ रहा है। तो हेनरी फ्योल ने बोला कि भैया ये गलत है और ये सही है। हेनरी फ्योल ने क्या बोला कि अगर एक एम्प्लॉय को एक से ज्यादा मैनेजर ऑर्डर दे रहा है तो ये रेड फ्लैग है, ये गलत है, तुम्हें ये ऐसा नहीं करना है। दो मैनेजर्स एक टाइम पे एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर नहीं दे सकते, एक टाइम पे एक सबऑर्डिनेट को एक ही मैनेजर से ऑर्डर मिलना चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें हम बोले कि बेटा तुम्हें अगले 1 घंटे में, मैं फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के टीचर आए और बोला 1 घंटे में इको का काम करके दो, उधर से बिजनेस वाले टीचर आए 1 घंटे में बिजनेस का काम करके दो, फिर अकाउंट्स वाले सर आए कि अगले 1 घंटे में अकाउंट्स का काम करके दो, तुम तो फंस गए कि 1 घंटे में किस किस का मैं काम करूं, इतना तो टाइम ही नहीं है, इतना तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। और अगर अकाउंट्स का करा तो इको वाले मैम बुरा मान जाएंगे, इको का किया तो अकाउंट्स वाले सर बुरा मान जाएंगे कि अरे भाई मेरा काम नहीं किया, तुम्हें तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, मैं तो इंपॉर्टेंट ही नहीं लगता हूं, मैं तो नंबर काटूंगा। तो यहाँ पर दिक्कत क्या होगी कि जो सबऑर्डिनेट है उसका मोराल डाउन होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसका काम करूं। और जो सीनियर है उसको भी ऐसे लगेगा कि यार मेरा काम नहीं किया, उसका काम कर दिया, आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, मुझे तो तवज्जो नहीं मिल रही है। तो दोनों का आपस में रिलेशन भी खराब होगा, दोनों, ये भी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा बेचारा, उसको भी गुस्सा आएगा कि भाई मेरा काम नहीं करके दिया, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्योस हो जाएगा, गोल पूरा नहीं हो पाएगा। तो अपने हेनरी फ्योल ने क्या बोला, यूनिटी मतलब सिंगल, कमांड मतलब ऑर्डर, कि एक टाइम पे एक सबऑर्डिनेट को एक ही सीनियर से ऑर्डर मिलना चाहिए, एक से ज्यादा से मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, individual employee should receive order only from one superior at a time। एक टाइम पे एक ही सबऑर्डिनेट, एक ही सीनियर से आपको ऑर्डर मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसका कीवर्ड क्या हो गया, ओनली वन सुपीरियर एट अ टाइम, एक वक्त में एक ही सुपीरियर से आपको ऑर्डर मिलना चाहिए। एंड दैट एम्प्लॉय शुड बी आंसरेबल ओनली टू दैट सुपीरियर, और आपको सिर्फ उसी सब सुपीरियर को आप आंसरेबल हो, दूसरे को आंसरेबल भी आप नहीं हो, ठीक है। तो ये हो गया यूनिटी ऑफ कमांड विच से सिंगल ऑर्डर एट अ टाइम। अगर एक से ज्यादा मैनेजर्स आपको ऑर्डर दे रहे हैं तो क्या होगा, जो सबऑर्डिनेट है वो कंफ्यूज हो जाएगा, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, इनके रिलेशन में आपस में खटास आ जाएगी, गोल पूरा नहीं हो पाएगा, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी अगेन विच मीन सिंगल, एंड सिंगल डायरेक्शन तो डायरेक्शन ही हो गई, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि देखो भैया, अगर तुम एक सिंगल कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है तुम सब लोग सेम गोल की तरफ जा रहे होगे, तुम सबका गोल सेम ही होगा कि कंपनी प्रॉफिट में आ जाए, कंपनी के कॉस्ट कम हो जाए, या कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा हो जाए, सेल अच्छी हो जाए, वॉट एवर योर गोल इज, पूरी कंपनी में सबका एक ही गोल होगा, ठीक है। तो तुम अलग अलग डायरेक्शन में क्यों जा रहे हो, जब तुम सबका एक ही गोल है तो तुम सब लोग सेम डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहे हो, तुम सब लोग सेम प्लान ऑफ एक्शन क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो। तो ये क्या बोलता है, यूनिट ऑफ डायरेक्शन मींस दैट देयर शुड बी वन हेड, एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसका हमारे पास कीवर्ड क्या आएगा, वन हेड एंड वन प्लान। इसका कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार सवाल पूछा जाता है। तो इसका कीवर्ड तुम्हारे पास क्या बनेगा, देखो, वन हेड एंड वन प्लान, एक ही हेड होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए अगर तुम्हारे ऑब्जेक्टिव सेम है तो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर हमारे ऑब्जेक्टिव सेम है कि मुझे फॉर एग्जांपल अपनी क्लास 12th में अच्छे नंबर लाने हैं, तो मैं एक ही सिंगल प्लान करके चलूंगी, मल्टीपल प्लान्स पे फोकस नहीं करूंगी, मल्टीपल प्लान्स के थ्रू वर्क नहीं करूंगी, मैं एक वक्त पे एक प्लान बनाऊंगी और एक ही हेड होगा हमारा, और उसी के थ्रू हमारा काम होगा। अगर हमारे ऑब्जेक्टिव सेम है, अगर ऑब्जेक्टिव अलग अलग है तो अलग अलग प्लान बनाओ, बट अगर ऑब्जेक्टिव सेम है तो सेम डायरेक्शन में जाओ, सेम प्लान ऑफ एक्शन को फॉलो करो, अलग अलग प्लान मत बनाओ। तो यूनिट ऑफ डायरेक्शन में क्या है, वन हेड वन प्लान फॉर द एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव सेम है तो प्लान भी सेम होना चाहिए। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट मतलब कंपनी का, ठीक है, लार्जर इंटरेस्ट मतलब पूरे ग्रुप का इंटरेस्ट, पूरी कंपनी का इंटरेस्ट, लार्जर इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब किसी एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का इंटरेस्ट। तो क्या कहता है, सबऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो सबऑर्डिनेट होना चाहिए, किसके सबऑर्डिनेट होना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट के। जनरल इंटरेस्ट ऊपर होना चाहिए, उसके बाद नीचे आना चाहिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो क्या बोला गया, तुम पहले अपने बारे में नहीं सोचोगे,
लार्जर कॉमन जनरल इंटरेस्ट के बारे में सोचोगे, पूरी कंपनी के इंटरेस्ट के बारे में सोचोगे, उसके बाद अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में सोचोगे. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय. तो इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय, कि तुम पहले जनरल कंपनी के बारे में, पूरे ग्रुप के बारे में सोचोगे, फिर अपने बारे में सोचोगे. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एम्प्लॉय हूं तो मैं यूजुअली यही चाहूंगी कि मेरी सैलरी ज्यादा हो, छुट्टियां भी ज्यादा हो, काम भी कम करना पड़े. मैं एम्प्लॉय की तवज्जो थॉट प्रोसेस से यही सोचूंगी, इंडिविजुअली यही सोचूंगी. पर कंपनी क्या बोलेगी? सैलरी कम मिले, ठीक है, छुट्टियां कम मिले, काम बहुत ज्यादा करना पड़े, ओवरवर्क भी करा लूं, कंपनी ये चाहेगी. तो दोनों ही थिंकिंग गलत है, दोनों ही थिंकिंग गलत है. तो जो मैनेजमेंट है वो भी ये ना सोचे कि कम सैलरी में ज्यादा काम करा लो, और जो एम्प्लॉई है वो भी ये ना सोचे कि ज्यादा सैलरी में कम काम करो. ये दोनों तुम एक बैलेंस बनाओ कि एक सही अमाउंट ऑफ सैलरी में सही अमाउंट ऑफ काम हम करें, ठीक है, जिससे कि हमारी कंपनी का भी भला हो और हमारे एम्प्लॉइज का भी भला हो, सबका भला हो. क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट में आएगी तो ऑब्वियस सी बात है सबका भला होगा. अगर कंपनी डूबेगी तो सभी डूबेंगे, सभी अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, सबका पैसा डूबेगा, सबको लॉसेस होंगे, ठीक है, सबको नौकरी से निकाल दिया जाएगा. लेकिन कंपनी जितना ग्रो करती जाएगी एम्प्लॉइज भी उतना ग्रो करते जाएंगे. तो ये पॉइंट बोलते हैं कि देखो, अगर कंपनी ग्रो करेगी सारे ग्रो करेंगे, कंपनी डूबेगी सारे डूबेंगे. तो तुम अपना अपना क्यों सोच रहे हो? कंपनी का सोचो तो सबका ही भला हो जाएगा. तो अपना क्या करो, जनरल इंटरेस्ट को पहले तवज्जो दो, कंपनी के इंटरेस्ट को पहले तवज्जो दो, उसके बाद इंडिविजुअल को तवज्जो दो, ठीक है. अगर एक एम्प्लॉइज काम ही ना करे तो भी कंपनी डूबेगी, और अगर एम्प्लॉइज को सैलरी ही ना मिले तो भी एम्प्लॉइज जो है बेचारे काम छोड़ के जाने लग जाएंगे, तो भी कंपनी डूबेगी. तो एक नॉर्मल बैलेंस बनाओगे दोनों चीजों में. तो आपका जनरल इंटरेस्ट पहले आना चाहिए और फिर इंडिविजुअल इंटरेस्ट आना चाहिए. इसका तो जो नाम है, नाम अपने आप में ही जो है, देखो एक कीवर्ड है, नाम अपने आप में ही एक कीवर्ड है. तुम पूरे नाम को ही अच्छे से एक्सप्लेन करके आ जाओ कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट एक पर्सन का होगा, जनरल इंटरेस्ट पूरी कंपनी का होगा, और ये बाद में आना चाहिए, पहले आना चाहिए, ठीक है ना. नाम ही इतना बड़ा है, नाम से ही तुम लिख करके आ सकते हो. रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज. रेम्यूनरेशन का बेसिकली मतलब होता है सैलरी, ठीक है. रेम्यूनरेशन का बेसिकली क्या मतलब होता है जी? सैलरी. सैलरी कह सकते हो मैं, या फिर कह सकते हो जो भी पेमेंट आपको मिल रही है. तो जैसे मैंने बोला कि कंपनी हमेशा ये चाहती होती है कि मुझे पैसा कम से कम देना पड़े और काम में ज्यादा से ज्यादा करा लो, ठीक है. तो ये चीज गलत है. तो इस पॉइंट के अंदर हेनरी फ्योल कहता है कि तुम अपने एम्प्लॉइज को इतना पेमेंट दो जिससे कि उनको एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल सके, एटलीस्ट इतना मिल सके जो तुम्हारे कंपेटिटर्स सेम अमाउंट ऑफ वर्क के लिए दे रहे हैं, ठीक है. तुम ऐसे मत करो कि तुम्हारे कंपेटिटर्स तो सेम अमाउंट ऑफ वर्क के लिए 10,000 दे रहे हैं, तुम 8,000 दे रहे हो, वो मत करो. तुम इतना पैसा तो दे दो कि उनको एक ठीक ठाक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल सके, और इतना पैसा तो दे दो जो तुम्हारे कंपेटिटर्स दे रहे हैं सेम काम के लिए. ज्यादा मत दो, पर इतना तो दे दो जो दूसरे दे रहे हैं, उससे कम तो मत दो कम से कम. तो क्या बोला गया है कि एम्प्लॉयज शुड बी पेड फेयर रेम्यूनरेशन विच शुड गिव देम एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है. तो यहाँ पर तुम्हारा कीवर्ड क्या बनेगा? अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के जितना पैसा तुम्हें देना है, एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इतना पैसा दे दो तुम अपने एम्प्लॉइज को कि उनको एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल सके. तुम उनको ऐसे मत करो कि बिल्कुल ही, देखो अब एम्प्लॉइज क्या होते हैं ना, बहुत सारे आज की डेट में वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है. तो बहुत सारे लोग मजबूर होते हैं कि हमें घर चलाने के लिए, रोटी खाने के लिए कुछ बेसिक अमाउंट मिल जाए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, ठीक है. तो ऐसे केस में जो कंपनीज है वो एक्सप्लॉइट करती है एम्प्लॉइज को कि बहुत कम पैसे में काम कराने लग जाती है उनकी मजबूरी का फायदा उठा के. तो हेनरी फ्योल ने बोला तुम मजबूरी का फायदा मत उठाओ, तुम उनको जो है एक अच्छा खासा पेमेंट दो ताकि वो एक स्टैंडर्ड, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है मेंटेन कर सके, ठीक है. हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क, ऑब्वियसली जितना ज्यादा काम कराओगे उतना ज्यादा पैसा दोगे, जितना कम काम कराओगे उतना कम पैसा दोगे. काम के हिसाब से दो, पर जो काम डिजर्व करते हैं एटलीस्ट उतना दे दो. किसी का हक मत मारो, सिंपल भाषा में किसी का हक नहीं मारना चाहिए, ठीक है. फिर आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. देखो सेंट्रलाइजेशन क्या होती है? ये सीनियर है, ठीक है, ये क्या है, किसी की ये पावर है, ठीक है, ये बाकी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है. सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? पावर सारी इसके पास होती है, किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट के पास पावर होती ही नहीं है. सारी पावर सेंट्रलाइज्ड होती है, सीनियर लोगों के पास होती है. डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि ये फिर से हमारे सीनियर है, लेकिन सीनियर सारी पावर बाहर को दूसरे डिपार्टमेंट्स के बीच में बांट देते हैं, ठीक है, दूसरों को सारी पावर दे देते हैं. तो अब हो क्या रहा है सेंट्रलाइजेशन में? देखो सेंटर के अंदर टुवर्ड्स द सेंटर सारी पावर आ रही है. डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है? सेंटर से बाहर की तरफ सारी पावर जा रही है, ठीक है. दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड दिस इज सेंट्रलाइजेशन, ठीक है. तो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है ना कि ये जो सारे इंडिविजुअल है अलग अलग,
ये जो सारे अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, ये कुछ भी काम नहीं कर सकते, मतलब ये कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते। ये सारे के सारे लोग कोई भी डिसीजन ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सारे डिसीजन मेकिंग की पावर तो इसके पास है, डिसीजन तो सारे ये लेगा। तो जब तक इससे पूछा नहीं जाएगा तब तक ये बाहर वाले लोग डिसीजन नहीं ले सकते। इनको डिसीजन लेना है तो अंदर की तरफ आ रहे हैं ये सारे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो बाहर वाले लोग हैं वो बहुत तंग हो जाएंगे, यार मैं डिसीजन ही नहीं ले सकता हूँ अपने आप, छोटी छोटी चीज के लिए पूछने जाना पड़ता है, मैं ये कोई जिंदगी थोड़ी होती है। और जो अंदर वाले लोग हैं सीनियर, वो भी तंग हो जाएंगे, यार छोटी छोटी चीज के लिए हमारे ही हाथ में है। वो बेचारे इतने ओवरबर्डन हो जाएंगे कि उनसे कोई काम ढंग से हो ही नहीं पाएगा। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, इन्होंने सारी पावर बाहर की तरफ बांट दी। कहते तुम भी अपना डिसीजन खुद लो, तुम भी खुद से लो, तुम भी खुद से लो, तुम भी खुद से लो, अपने सारे डिसीजन तुम लोग अपने आप लो, मुझे तंग मत करो। तुम्हें जो डिसाइड करना है तुम कर लो, तुम्हारे पास पावर है, पावर बाहर की तरफ जा रही है, देखो पावर बाहर की तरफ जा रही है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ये जो इंडिविजुअल्स हैं बाहर वाले, इतने एक्सपीरियंस नहीं होंगे, अच्छी सोच भी नहीं होगी सबकी, सब लोग ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी भी नहीं होते हैं, एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, अकल भी नहीं होती है, तो ये लोग गलत डिसीजन ले सकते हैं। ये लोग गलत डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि इनको तो पूछना ही नहीं है ना, अंदर आके पूछना ही नहीं है, इनको कुछ पता ही नहीं चलेगा, अंदर वालों को पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि सारे डिसीजन तो बाहर वालों ने ले लिया, और बाहर वाले अपनी मनमर्जी करेंगे, करप्शन भी करेंगे, गलत काम भी करेंगे, जो मर्जी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन हमें बताया हेनरी फ्योल ने। हेनरी फ्योल ने क्या बोला, हेनरी फ्योल ने बोला कुछ डिसीजन ना रोजमर्रा के होते हैं, ठीक है, कि अगर एक एम्प्लॉय छुट्टी पे है आज, ठीक है, तो उसका क्या करना है, वो रोजमर्रा के डिसीजन है, उसके लिए छोटी छोटी चीज के लिए सीईओ को तंग मत करो। अगर एक एम्प्लॉय लेट आया, यूनिफॉर्म में नहीं आया, उसने थोड़ा सा कोई रूल तोड़ा, उसके लिए तुम अपने सीनियर्स को तंग मत करो। छोटे छोटे जो डेली बेसिस के डिसीजन है, जो रिपीट वाले डिसीजन है, वो बाहर वाले छोटे छोटे लोग ले सकते हैं, मिडिल लेवल, लोअर लेवल वो डिसीजन ले सकता है। पर जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो सारे कौन लेगा, वो सारे लेगी हमारी टॉप मैनेजमेंट, वो सेंट्रलाइज हो जाएंगे। तो हमें हेनरी फ्योल ने क्या बोला, यहाँ पर जो तुम वर्ड याद करोगे, वो वर्ड तुम याद करोगे इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर तुम क्या वर्ड याद करोगे, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। तो हेनरी फ्योल ने हमें क्या बोला कि भैया जी तुम्हें ना इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन करनी पड़ेगी, विच मीन्स ना तो पूरी तरह सेंट्रलाइज करो, ना ही पूरी तरह डिसेंट्रलाइज करो। इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, तुम क्या करो, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन कर दो। मतलब कि जितने भी डिसीजन है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटरमिनिंग द ऑब्जेक्टिव, यानी कि इंपॉर्टेंट हो गया ना, ऑब्जेक्टिव इज इंपॉर्टेंट, पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट, एक्सपेंशन इज इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो किसके हाथ में रहने चाहिए, वो सुपीरियर के हाथ में रहने चाहिए। और जितने भी रोजमर्रा के डिसीजन है, रॉ मटेरियल खरीदना, किसी को छुट्टी देनी, रोजमर्रा के छोटे मोटे डिसीजन है, ये किसको दे दो, सबॉर्डिनेट को दे दो। इससे क्या होगा, सबॉर्डिनेट भी खुश है कि भाई मैं तो डिसीजन ले सकता हूँ, छोटे छोटे डिसीजन है, मेरे पास पावर है, मैं डिसीजन ले सकता हूँ, हर चीज के लिए ऊपर जाके पूछना नहीं है। और काम गलत भी नहीं हो रहा। गलत क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जो तुम्हारी कंपनी को अफेक्ट करने वाले हैं, वो तो सीनियर ले रहे हैं। सीनियर अच्छा सोच कर लेंगे, ट्रस्टवर्दी भी होंगे सीनियर, सोचे समझे भी होंगे, एक्सपीरियंस्ड भी होंगे, तो सीनियर ध्यान से लेंगे, तो वो डिसीजन भी गलत नहीं होंगे, और जो सबॉर्डिनेट है वो भी तंग नहीं होंगे। अच्छा, सीनियर का वर्कलोड भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रोजमर्रा के डिसीजन तो सबॉर्डिनेट ले रहे हैं, तो सीनियर भी खुश, सबॉर्डिनेट भी खुश, ठीक है। तो अगर एक बार फिर से मैं बता रही हूं, अगर सेंट्रलाइजेशन होगा पूरी तरह से, तो जो तुम्हारे बाहर वाले सबॉर्डिनेट्स हैं, वो सबॉर्डिनेट्स क्या है, तंग हो जाएंगे, दे विल बी अनहैप्पी, क्योंकि उनको डिसीजन लेने दिया ही नहीं जा रहा। जो अंदर वाले लोग हैं ये क्या हो जाएंगे, ओवरबर्डन हो जाएंगे। इस केस में खुश तो होंगे, पर इस केस में डिसीजन गलत लिए जाएंगे, करप्शन हो सकता है, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी नहीं आएगी, ठीक है। तो इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन अगर क्या होगा, अगर इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन होगा तो वो ऐसे होगा कि कुछ तो अंदर के लिए है और कुछ बाहर के लिए हैं। कुछ अंदर भी हैं, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो बाहर, वो अंदर लिए जा रहे हैं, और जो डेली के डिसीजन है वो बाहर वाले ले रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉइज खुश भी है, इंपॉर्टेंट डिसीजन अंदर वाले ले रहे हैं, तो इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी भी आ रही है। तो इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन यहाँ पर मेरा मेन कीवर्ड रहने वाला है, जिसको तुम प्लीज अच्छे से याद कर लेना। अगला आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन में मेरे 2-3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड होंगे। पहला तो होगा गैंग प्लैंक। पहला इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या होगा, गैंग प्लैंक। अब देखो यहाँ पर हेनरी फ्योल क्या कहते हैं, हेनरी फ्योल कहते हैं ये एक स्केलर चेन है, ठीक है। दिस इज बेसिकली हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स, ठीक है। ये है मेरे सीनियर, ए कौन है, मेरे बिल्कुल सीनियर, लेट्स से ये है मेरे सीईओ, इधर है मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल, और इधर है लेट्स से मेरा सेल्स डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हेनरी फ्योल क्या कहता है अगर सेल्स डिपार्टमेंट के किसी लोअर लेवल एम्प्लॉय ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोअर लेवल एम्प्लॉय से बात करनी है, तो क्या वो सीधा बात कर ले,
अगर सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर ने फाइनेंस के मैनेजर से बात करनी है तो क्या वो सीधा बात कर ले? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि एक डिपार्टमेंट का बंदा सीधा जाके दूसरे डिपार्टमेंट के किसी भी बंदे से बात कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऐसा अगर हुआ तो हमारे बेचारे सीईओ क्या करेंगे? वो बेचारे क्या कर रहे हैं वहां पे बैठ के? वो जोकर थोड़ी बैठे हैं, उनको भी तो कुछ करना होगा, उनको हर चीज पता होनी चाहिए। हर एक डिपार्टमेंट का बंदा उठकर जाके दूसरे डिपार्टमेंट के बंदे से सीधा बात नहीं कर सकता। तुम्हें पहले बीच में हमारे मिस्टर सीईओ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे हेनरी फ्योल ने क्या बोला? कहता लोअर लेवल अपने टॉप अपने से ऊपर वाले बंदे को बताए, ये अपने से ऊपर वाले को बताएगा, ये अपने से ऊपर वाले को, और ऊपर फिर ये जाके सीईओ को, सबसे टॉप लेवल को बताएगा कि भैया जी हमें हमारे डिपार्टमेंट में ये काम करना है, इसके लिए हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी चाहिए। और फिर जो सीईओ है, अगर उसको अच्छा लगा, अगर उसको अच्छा नहीं लगा तो वो बात उधर करेगा ही नहीं। अगर उसको अच्छा लगा फिर वो उधर जाके बात करेगा फाइनेंस के क्या कहते हैं मैनेजर के साथ, ठीक है, फिर डेप्यूटी मैनेजर एंड सो ऑन, दूसरे लेवल पे नीचे बात जाएगी। लेकिन सीधा तुम सोचो, अगर मैं इधर से उठ के इधर चला जाऊं वो मैं नहीं कर सकता। अगर मैं सोचूं मैं यहां से सीधा उठ के यहां चला जाऊं वो मैं नहीं कर सकती। मैं यहां से उठ के यहां चली जाऊं वो मैं नहीं कर सकती। मैं इधर से उठ के इधर चली जाऊं वो मैं नहीं कर सकती। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बात कर सकती हूँ, और वो तरीका क्या है? ये वाला है कि मैं यहां से ऊपर, फिर ऊपर 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 ऊपर, अगर ये चाहे कि उधर बात करनी है तो उधर जाके बात हो सकती है। या दूसरे तरीके हो सकते हैं, फाइनेंस वाले अपने से ऊपर बताएंगे, फिर ये इधर सेल वालों को बताएंगे। तुम सीधा जाके किसी से भी बात नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर योर इमीडिएट सुपीरियर। तुम सिर्फ अपने इमीडिएट सुपीरियर से बात कर सकते हो और किसी से बात नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा? एक बहुत अच्छी इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनी रहेगी, बहुत ढंग से बात कर पाओगे, सभी बीच में लूप में रहेंगे। अगर मैंने सीधा जाके इधर बात कर ली, मेरा सीनियर तो गुस्सा हो जाएगा, तूने मुझे क्यों नहीं बताया, तूने सीधा उधर बता दिया, तूने गलत काम कर दिया। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में बातें हो रही हैं कि ये तो डिपार्टमेंट कितना बुरा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी कि तुमने अपने सीनियर को क्यों नहीं बताया। तुम्हारा रिलेशन खराब हो सकता है, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी खराब हो सकती है, गोल पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है, कम्युनिकेशन में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर तुम क्या कहते हैं सीधा यहां से इधर नहीं जा सकते हो, अगर तुम ये पूरा लंबा रूट फॉलो करोगे, मतलब देखो अगर जी को ओ से बात करनी है, इधर क्यू से बात करनी है, एफ को पी से बात करनी है, ठीक है, कितना लंबा रूट हो जाएगा। तो इट मींस अगर कोई इमरजेंसी का केस है, उस केस में जो है ये लंबा रूट हम नहीं ले सकते, बिकॉज इट विल टेक लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ, यहाँ पर हमें लोगों से डिसीजन लेने पड़ेंगे, बातें करनी पड़ेंगी, परमिशंस लेने पड़ेंगे, तब जाके काम होगा। तो इमरजेंसी के केस में हमें एक एक्सेप्शन भी दिया है हेनरी फ्योल ने। उसने बोला सिर्फ इमरजेंसी में, ऐसे नहीं कि रोज मुंह उठा के चल दिया गैंग प्लैंक के नाम पे, एक्सेप्शन के नाम पे, नहीं। इमरजेंसी तुम्हें प्रूव करनी पड़ेगी कि भैया इमरजेंसी थी तभी मैंने किया था। इमरजेंसी के केस में तुम क्या कर सकते हो? अपने डिपार्टमेंट से उठ के दूसरे डिपार्टमेंट में जाके बात कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस डिपार्टमेंट का जूनियर जाके दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर से बात कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी के केस में भी अगर तुम्हें बात करनी भी है तो तुम सीधा क्या करोगे? दूसरे डिपार्टमेंट में सेम लेवल के बंदे से जाके बात कर सकते हो और किसी से बात नहीं कर सकते हो इमरजेंसी के केस में। फिर ये सेम लेवल का बंदा अपने सीनियर को बता दे तो ठीक है, पर तुम इमरजेंसी के केस में एक शॉर्टेस्ट रूट ले सकते हो जिसमें तुम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाके सेम लेवल के बंदे से बात कर सकते हो। इस एक्सेप्शन को, शॉर्ट रूट को क्या बोला जाएगा? गैंग प्लैंक, जो इमरजेंसी के केस में लिया जाएगा। अब देखो क्या कहता है, कहता है ये फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है। पहली चीज तो यही तुम्हारा कीवर्ड है, इसको याद करना है, फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन, ये पूरा ही हो गया, ठीक है। विच मूव्स फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसकी तुम आई विल सजेस्ट पूरी ही डेफिनेशन याद कर लेना, बिकॉज स्केलर चेन या गैंग प्लैंक दोनों में से किसी ना किसी के ऊपर सवाल पूछा ही जाता है। तो स्केलर चेन क्या है? हाईएस्ट से लोएस्ट में मूव करती है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में जाती है, देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है, एंड एक पूरी तरीके से फॉर्मल लाइन है अथॉरिटी और कम्युनिकेशन की। इनफॉर्मल कुछ नहीं है, फॉर्मल है पूरी तरीके से, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, गैंग प्लैंक। देखो अगर तुम स्केलर चेन फुलफिल करते हो तो क्या होगा? तुम्हारे रिलेशन अच्छे बने रहेंगे तुम्हारे सीनियर के साथ, इफेक्टिवनेस आएगी, ठीक है, एफिशिएंसी आएगी, गोल फुलफिल हो पाएंगे, ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाएगी, ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बना रहेगा। ये सारे पॉइंट तुम लिख सकते हो। एंड ये सारी चीजें बताऊं मैं, ये सारी चीजें ना तुम हर पॉइंट में लिख सकते हो कि अगर तुमने ऊपर वाला कोई भी प्रिंसिपल फॉलो किया तो गोल पूरा होगा, डिसिप्लिन आएगा, रिलेशन अच्छे बनेंगे, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा बनेगा, सीनियर जूनियर का रिलेशन अच्छा बनेगा, इफेक्टिवनेस आएगी, एफिशिएंसी आएगी, कॉस्ट कम होगी, क्योस नहीं होगा,
ठीक है, क्योस का सिचुएशन नहीं होगा। ये सारे एडवांटेजेस हैं। किसके एडवांटेजेस है? किसी भी प्रिंसिपल के लिख देना, किसी भी प्रिंसिपल के मैं बता रही हूँ लिख देना, कोई भी प्रिंसिपल फॉलो करोगे तो ये सारी कॉमन चीजें, बेसिक चीजें जो अच्छी होंगी ही होंगी, ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर तुमने स्केलर चेन को फॉलो किया तो क्या होगा? बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, विच इज वाई इमरजेंसी के केस में तुम इसको फॉलो नहीं कर सकते। इमरजेंसी के केस में एक्सेप्शन है विच इज कॉल्ड एज गैंग प्लान, जिसमें कि प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन का जो एक्सेप्शन है, दिस वाज डेवलप्ड टू एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एम्प्लॉय ऑफ इक्वल रैंक। देखो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, गैंग प्लान क्या है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एम्प्लॉय ऑफ द इक्वल रैंक इन केस ऑफ इमरजेंसी टू अवॉइड डिले इन कम्युनिकेशन। ठीक है, गैंग प्लैंक में भी तुम इमरजेंसी के केस में अपने डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में सेम रैंक के बंदे के साथ जाके बात कर सकते हो, किसी दूसरे से जाके तुम्हें बात नहीं करनी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे डिपार्टमेंट में जाके भी सीनियर से बात करो, दैट शुडंट बी द केस। इक्वल रैंक के बंदे से इमरजेंसी में बात कर सकते हो। जो जो कीवर्ड्स बता रही हूँ प्लीज बहुत अच्छे से लिख लेना, अंडरलाइन कर लेना। अगर एनसीईआरटी से पढ़ते हो तो एनसीईआरटी में वो वर्ड्स अंडरलाइन करते रहो, बिकॉज एनसीईआरटी तुम्हें पूरे साल में 3 4 5 बार पढ़नी पड़ेगी। सीयूटी के टाइम पे ही बच्चे 2 से 3 बार एनसीईआरटी पढ़ देते हैं, तो पूरी एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ लोगे? ठीक है, तो उसमें से जो जो कीवर्ड्स बता रही हूँ उनको स्पेशल हाईलाइट करते रहो ताकि वो तुम हर बार और ज्यादा ध्यान से पढ़ सको। फिर आता है ऑर्डर। सो ऑर्डर इज लाइक, जैसे जज साहब बोलते हैं ना मूवीज में, जज साहब क्या करते हैं, मतलब मूवी में जब भी कोर्ट का सीन होता है, ठीक है, और कोर्ट में जब भी क्योस हो रहा होता है, हर कोई उठ के अपनी अपनी सीट से बोलने लग जाता है, तो जज साहब क्या करते हैं? जज साहब बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। उसका क्या मतलब होता है? जैसे ही जज बोलता है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, हर कोई अपनी सीट पे चुपचाप बैठ जाता है, अरे भाई अब तो डर गए हम। ठीक है, तो उसका क्या मतलब होता है जब जज साहब बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर? मतलब कि हर कोई अपनी जगह पे चुपचाप बैठ जाओ, इधर उधर मुझे घूमता हुआ दिखना नहीं चाहिए, वरना एक मारूंगा सबके मुंह पे मैं। ठीक है, सो कोई भी अपनी जगह से उठना नहीं चाहिए, इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी कंप्लीट ऑर्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है? कोई भी इंसान अपनी सीट से उठ के घूमे नहीं, कोई भी सामान अपनी जगह से उठ के इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। तो ऑर्डर का मतलब है कि हर चीज अपनी सही जगह पर होनी चाहिए और हर चीज के लिए एक सही जगह बनी होनी चाहिए। अरे अगर कोई सीट ही नहीं होगी खाली तो मैं जाके बैठूंगी कहाँ? राइट, तो अगर मुझे सही सीट पे बिठाना है तो पहले सीट खाली भी करके दो। सिर्फ मुझे बोलने से कुछ नहीं होगा, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, सीट बनाकर भी तो दो मेरे लिए, सीट खाली भी करके दो। तो क्या कहा गया है कि according to the principle of order, a right person should be placed at the right job and right thing should be placed at the right place. हर इंसान के लिए right job होनी चाहिए, हर चीज के लिए right जगह होनी चाहिए, प्लस प्लस क्या कहते हैं, राइट पर्सन शुड बी एट द राइट जॉब एंड राइट जॉब शुड बी ऑल्सो अवेलेबल फॉर द राइट पर्सन, राइट प्लेस शुड बी ऑल्सो अवेलेबल फॉर एवरीथिंग। ठीक है, तो दो चीजों का ऑर्डर यहाँ पे बोला गया है। मटीरियल ऑर्डर यानी कि जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज है उनके लिए जो ऑर्डर होता है वो मटीरियल ऑर्डर होता है। इंसानों के लिए जितने भी ऑर्डर होते हैं वो होते हैं सोशल ऑर्डर। यानी कि अगर मैं कहती हूँ कि एक पर्सन है, उसके लिए तुम एक सही जॉब बनाओगे और उसको उसी जॉब पे डालोगे। ठीक है, तो हर इंसान सही जॉब पे बैठा है और एक जॉब क्रिएट भी करी गई है उस इंसान के लिए। ठीक है, मैं कहती हूँ जाओ तुम एचआर डिपार्टमेंट में जाके बैठ जाओ, एचआर डिपार्टमेंट है ही नहीं कोई, तो वो बंदा कहाँ जाके बैठेगा? तो पहले तुम एचआर का डिपार्टमेंट बनाओ, फिर जिस बंदे को एचआर में जाना चाहिए उस बंदे को लेकर आओ और उसको जाके एचआर के डिपार्टमेंट में बिठाओ। ठीक है, हर चीज के लिए एक सही जगह बनाओ और हर जगह पे उसका सही चीज अपनी सही जगह पर होनी चाहिए। सो राइट थिंग एट द राइट प्लेस एंड राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग, राइट पर्सन फॉर एवरी एट द राइट जॉब एंड राइट जॉब फॉर एवरी पर्सन, दोनों तरीके से होना चाहिए। ठीक है, और इसमें दो तरीके के ऑर्डर होंगे, मटीरियल ऑर्डर फिजिकल रिसोर्सेज के लिए, ठीक है, एंड सोशल ऑर्डर इंसानों के लिए। अगला पॉइंट आता है इक्विटी का। इक्विटी का सिंपल मतलब बेटा जी मेरा है यहाँ पे इक्वालिटी। इक्विटी से सिंपल मतलब इक्विटी के साथ एक वर्ड लिख लो इक्वालिटी, एंड इक्वालिटी बोलते ही तुम्हें समझ आ गया होगा कि इसका क्या मतलब है। चाहे कोई मेल है फीमेल है, चाहे कोई किसी भी कास्ट का है, किसी भी क्रीड रिलीजन, किसी भी कलर का है, किसी भी लैंग्वेज में वो बोलता है, किसी भी कंट्री से वो है, किसी भी रिलीजन से वो है, किसी भी जेंडर से वो है इंसान, तुम्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, चाहे कोई कहीं से भी बिलोंग करता है, चाहे कोई अमीर है या गरीब है, यू शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम एक सीईओ को और एक लोअर लेवल के इंसान, लेबर को, एम्प्लॉय को, मैनेजर को सेम ट्रीटमेंट दो। ऑब्वियसली वो नहीं हो सकता, क्योंकि जो सीईओ को ट्रीटमेंट मिलेगा वो लोअर लेवल पे नहीं मिल सकता। पर मैं ये कह रही हूँ कि अगर लोअर लेवल पे तुम्हारे पास 20 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, एटलीस्ट अमंग दोज 20 एम्प्लॉयज तुम्हें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सीईओ को बड़ी गाड़ी मिली है तो लोअर लेवल पे भी बड़ी गाड़ी दो, वो नहीं मैं कह रही हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारे
एक्सपीरियंस, तुम्हारे काम, तुम्हारी एजुकेशन के बेसिस पे तुम्हें अलग अलग लेवल्स पे रखा जाएगा। दैट इज ओके, दैट इज टोटली ओके। तुम्हें सीईओ को लोअर लेवल के साथ कंपेयर करके सेम चीजें देने की जरूरत नहीं है। पर अगर लोअर लेवल पे तुम्हारे पास 20 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उन 20 एम्प्लॉइज को अगर तुमने लोअर लेवल पे रखा है, इसका मतलब उनका एजुकेशनल लेवल, बैकग्राउंड सब कुछ सेम है, तो उन 20 एम्प्लॉइज को तुम डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे ऑन द बेस ऑफ कि कोई जेंडर का, कास्ट का, कलर का, रिलीजन का, लैंग्वेज का, कंट्री का, किसी का भी बेसिस हो, तुम उन 20 लोअर लेवल एम्प्लॉइज में डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। ठीक है, तुम पहले ही उनको उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लोअर लेवल असाइन कर सकते हो। पर एक बार असाइन कर दिया उसके बाद आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ये बोलता है इक्वालिटी का प्रिंसिपल। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजर्स शुड ट्रीट देयर सबॉर्डिनेट्स। मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को फेयरली ट्रीट करें, जितना हो सके उतना फेयरली ट्रीट करे, सो दैट दे डेवलप अ फीलिंग ऑफ डेडिकेशन फॉर देयर वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर तुम सिंपली क्या लिखोगे, इक्विटी में एक कीवर्ड याद कर लो, दैट इज इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी कौन कर रहा है, मैनेजर कर रहा है सबॉर्डिनेट के साथ। यूजुअली देखो क्या कहते हैं, आज की डेट में भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर होता है। ठीक है, विमेन को उतना पैसा नहीं दिया जाता है, उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है जितना मेन को दिया जाता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज दे आर विमेन। ठीक है, जस्ट बिकॉज हमें लगता है कि उनकी मैरिज होगी, दिल गेट प्रेग्नेंट, दिल हैव फैमिली, तो हम उनको उतना पैसा नहीं देंगे क्योंकि वो अपनी फैमिली में भी टाइम इन्वेस्ट करेगी। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सब चीजें गलत हैं, हमें किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, वेदर वो विमेन है, वेदर वो गाँव से है या शहर से है। ठीक है, तुमने अगर उनको लोअर लेवल पे सबको रखा है या सबको मिडिल लेवल पे रखा है या किसी भी लेवल पे रखा है, तुम उन सबको डिस्क्रिमिनेट मत करो किसी भी बेसिस पे। ठीक है, ये इस प्रिंसिपल में लिखा गया है। तुम इस प्रिंसिपल में सिंपली अपनी लाइंस को बढ़ाने के लिए लिख दो कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज की वो सारी चीजें लिख दो कि इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, पहला तो ये सारे पॉइंट हो गए। दूसरा पॉइंट, मैनेजर्स क्या करते हैं, बहुत बार मैनेजर्स क्या करते हैं ना कि उनका कोई भी रिश्तेदार या कोई भी क्लोज फ्रेंड होता है, वो उसको अपनी कंपनी में नौकरी दिलवा देते हैं, कि सिफारिश एक तरीके से हो गई, और वो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका जानकार है, वो उसको स्पेशल इंपॉर्टेंस देते हैं। तो मैनेजर्स को ये भी नहीं करना कि उनका कोई जानकार है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है ओवर एंड अबव एवरीवन एल्स, ये भी नहीं करना है। ठीक है, अच्छा ये सब क्यों नहीं करना है, क्योंकि इससे जो एम्प्लॉइज है उनमें आपस में जो है लड़ाई होगी, आपस में जेलिसी की फीलिंग होगी, सबॉर्डिनेट्स अच्छे से काम नहीं करेंगे। अगर मुझे पता है कि मैं कुछ भी कर लूं मुझे कभी वो रिस्पेक्ट मिलेगा ही नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं मैनेजर की जानकार नहीं हूँ। जो मैनेजर का जानकार है, जो मैनेजर की गुड बुक्स में है, सिर्फ उसी को इंपॉर्टेंस मिलेगी। तो मैं एक पॉइंट में ट्राई करना ही छोड़ दूंगी, यार छोड़ना, उसको तो भाई अपने लोगों को ही करना है जो करना है, मुझे तो नहीं देख रहा है, तो छोड़ भाई, मैं क्यों करूं मेहनत। तो एम्प्लॉइज जो है आपस में जेलसी होगी, लड़ाई होगी, एम्प्लॉइज मेहनत करना छोड़ देंगे, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी नहीं आएगी, गोल पूरा नहीं होगा। तो तुम्हें ये भी नहीं करना है। ठीक है, इक्वालिटी रखनी है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, देखो स्टेबिलिटी मतलब ऑफ पर्सोनल माने कि तुम्हारा जो टेन्योर है वो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल टेन्योर मतलब कि जो एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, उनको तुम्हें ऐसे नहीं करना कि मैंने आज किसी एम्प्लॉय को रखा, लेट्स से 2 हफ्ते बाद उस एम्प्लॉय ने कोई गलती कर दी या छोटी मोटी कुछ भी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम कर दी, कोई रूल नहीं फॉलो किया, थोड़ा लेट हो गया, छुट्टी ले ली, मैं उसको नौकरी से निकाल दूं। मुझे ये नहीं करना है, मुझे उनको समझाना है, थोड़ा मे बी फाइन लगा सकती हूँ, थोड़ा सा डांट सकती हूँ या प्यार से समझा सकती हूँ या उनको वार्निंग दे सकती हूँ या उनको बोल सकती हूँ कि अगर फिर से गलती हुई तब निकाल दूंगा। तुम्हें हर छोटी छोटी बात पे एम्प्लॉय को निकालना नहीं है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय को ढूंढने में, रखने में बहुत टाइम और पैसा जाता है, एम्प्लॉय को ट्रेन करने में टाइम एंड पैसा जाता है, एम्प्लॉय को आके एडजस्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। तो विच इज वाई तुम जितनी फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयज को बदलते रहोगे, तुम्हारी कंपनी में प्रॉब्लम्स उतनी ज्यादा होती रहेंगी। तुम्हें एम्प्लॉयज को फ्रीक्वेंटली बदलना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय को निकाल दिया, दूसरा एम्प्लॉय आएगा, पहले तो उसको लेकर आने में, रिक्रूटमेंट में पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, ट्रेन होने में टाइम लगेगा, सेटल होने में टाइम लगेगा, दूसरों के साथ दोस्ती करने में। तो तुम्हें क्या करना है, टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज को चेंज नहीं करना है। इनफैक्ट किसी भी कंपनी के सबसे बेस्ट एम्प्लॉयज वो होते हैं जो पिछले 5 साल 10 साल से उस कंपनी के पास काम कर रहे हैं, क्योंकि वो कंपनी के ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉयज भी होते हैं। ठीक है, so there should be a stability of tenure of the employees so that the work कंटिन्यूज एफिशिएंटली। जैसे ही कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है ना, काम में हॉल्ट आ जाता है, काम रुक जाता है, और काम दोबारा से सेम एफिशिएंसी से शुरू हो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, अनटिल अनलेस नया एम्प्लॉय आके सेटल ना हो। तो तुम्हें रेगुलरली एम्प्लॉयज को छोटी छोटी चीज पे निकालना नहीं है। तो तुम इसमें स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल में क्या लिख के आओगे, द स्टेबल टेन्योर ऑफ द एम्प्लॉयज।
ठीक है, इसके बारे में बता के आओगे। इनिशिएटिव इज वेरी सिंपल। इनिशिएटिव इज कि तुम अपने एम्प्लॉयज को इनिशिएटिव लेने दो, मतलब उनको अपने आप से कोई नया डिसीजन, ठीक है, कोई नया आइडिया, कोई नया काम उनको करने दो। तुम एम्प्लॉयज को रोको मत, तुझे तो कुछ नहीं पता, तू किसी काम का नहीं है, मैं जो कह रहा हूं वो कर, अपना दिमाग मत चला। ये गलत है। क्यों? क्योंकि सारा दिमाग सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारा एम्प्लॉय चाहे वो जूनियर है कोई बात नहीं, पर उसने भी कुछ तो दुनिया देखी है, वो भी कुछ तो ट्राई कर रहा है ना। देखो, जितने ज्यादा लोग तुम्हें आइडियाज देंगे ना, उतना ज्यादा तुम अपने काम को बेटर कर पाओगे, ठीक है। जितने ज्यादा लोग से तुम सुनोगे उतना काम बेटर होगा। अंटिल वर्सेस तुम अकेले ही सब कुछ कर रहे हो। अगर तुम अकेले ही सब कुछ करे जा रहे हो, तुम्हारा दिमाग ना कहीं आके स्टॉप हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग का भी कुछ लिमिट होगा, ठीक है। तो तुम्हें एम्प्लॉयज को रोकना नहीं है। इससे क्या होगा, अगर एम्प्लॉयज इनिशिएटिव लेंगे तो एम्प्लॉयज खुश हो जाएंगे, एम्प्लॉयज खुशी खुशी काम करेंगे, उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, गोल अच्छे से फुलफिल कर पाएंगे वो लोग, ठीक है। एंड जो भी पॉइंट्स मैं ये बताती हूँ ना बेटा, इन सबको अच्छे से सुना करो, ठीक है। ये सारे एडवांटेजेस हैं जो मैं बताती हूँ। जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड गोल, ये तो लिख ही सकते हो हर जगह पे, ठीक है। और अच्छे से वो लोग काम कर पाएंगे। वर्सेस अगर तुम इनिशिएटिव नहीं लेने दोगे तो एम्प्लॉयज खुश नहीं होंगे, एम्प्लॉयज नाराज होंगे, वो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, वो खुशी से काम नहीं कर पाएंगे। वो एक, अगर तुम एक मरे हुए दिल से कोई भी काम कर रहे हो ना, तो तुम जितना मर्जी ट्राई कर लेना, वो नहीं हो पाएगा। जितना शिद्दत से काम करोगे उतना अच्छे से होगा। तो इनिशिएटिव लेने से एम्प्लॉय शिद्दत से काम कर पाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन बेटर बन पाती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बेटर बन पाती है क्योंकि नए आइडियाज ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। एस्पिरिट डी कॉप्स लास्ट हमारा प्रिंसिपल है, विच सेज द स्पिरिट ऑफ टीम स्पिरिट। इट सेज बेसिकली अबाउट टीम स्पिरिट। तुम्हें एज अ टीम काम करना है, ठीक है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों ने मिलके काम करना है। काम होने के बाद तुम्हें ये कहना है हम सब ने मिलके काम किया है, मेरी टीम ने काम किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के अगर हम कोई वॉर जीते हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे कि भैया हमारे प्राइम मिनिस्टर की वजह से हम जीत गए। नहीं, सिर्फ एक बंदे ने नहीं जिताया है, पूरी इंडियन आर्मी ने जिताया है। सुबह से हमारी इंडियन आर्मी ने जिताया है, हमारी इंडियन आर्मी की वजह से हम जीते हैं। अगर तुम ये बोलते हो कि पूरी इंडियन आर्मी की वजह से हम जीते हैं, पूरा देश खुश होगा और ज्यादा लोग मोटिवेट होंगे कि हम जाके आर्मी में काम करें, क्योंकि आर्मी को कितना रिस्पेक्ट दिया जाता है। और ज्यादा लोग मिलके काम करेंगे, पूरी आर्मी आगे से और ज्यादा जान लगा के काम करेगी। वर्सेस तुम बोलो अरे सिर्फ हमारे एक मिनिस्टर ने कुछ कर दिया, उस मिनिस्टर की वजह से हम जीत गए। अगर हम ये बोलने लग जाए, पूरी आर्मी ऐसे हो जाएगी, यार हमने सब किया है, हमने अपनी जान को हथेली पे रख के काम किया है और सारा क्रेडिट तो मिनिस्टर ले गया, हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा। तो कल को लोग डिमोटिवेट होंगे कि यार आर्मी में हम जाके भी करेंगे क्या, अपनी जान भी देंगे और रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगी हमें, नाम तो सिर्फ मिनिस्टर का आएगा। तो वो गलत होगा। तुम्हें अपनी पूरी टीम का नाम लगाना है कि भैया हाँ, हमने पूरी टीम ने मिलकर एफर्ट किया था और हम पूरी टीम ने मिलकर जिताया है, क्योंकि एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। A manager should continuously make efforts to develop a team spirit among the subordinates। एक मैनेजर कंटिन्यूसली काम करे ताकि वो टीम स्पिरिट जो है डेवलप कर सके अपने एम्प्लॉयज के बीच में। एंड इनफैक्ट ये मिनिस्टर का या किसी भी मैनेजर का, किसी भी टॉप लेवल के बंदे का काम होना चाहिए कि वो पूरी इंडियन आर्मी को बोले कि भैया तुम लोग ही हो जो कर रहे हो, क्योंकि तुम टीम स्पिरिट अपने एम्प्लॉयज के बीच में लेकर आओ, अपनी आर्मी के बीच में लेकर आओ, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। एंड अगर पूरी आर्मी अच्छे से काम करेगी, पूरा ग्रुप अच्छे से काम करेगा, तभी काम हो पाएगा, ठीक है जी। चलो, ये आगे केस स्टडी है। इस केस स्टडी में से 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किए गए हैं, ये मैंने यहाँ पर डाली है। अब तुम लोग अगर यहाँ तक तुम लोग सुन चुके हो, तुम मुझे टाइम स्टैम्प लगा के बताओगे नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में कि कौन से 3 प्रिंसिपल तुम्हें यहाँ से मिले हैं। जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं उसको पिन करूंगी। तुम्हें अब ये बताना है मुझे कॉमेंट सेक्शन में कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलें आगे। चलो, अगला मेरे पास बस छोटा सा टॉपिक रह गया, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। मैंने बोला था मैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस एंड में बताऊंगी। अब तुम्हें सारे प्रिंसिपल्स जब समझ आ गए, नाउ यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। पहली चीज है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। अब देखो, तुम्हें देख के समझ आ ही गया होगा, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क है, ठीक है, कि हर जगह अप्लाई हो सकता है। पावर और ड्यूटी है, ये बैलेंस होना चाहिए, हर जगह अप्लाई हो सकता है। टीम स्पिरिट का प्रिंसिपल आर्मी में मैंने अप्लाई करके दिखाया, ग्रुप में, कंपनी में, हर जगह अप्लाई हो जाएगा। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या है, एवरीवेयर, हर जगह ये प्रिंसिपल्स अप्लाई हो सकते हैं। जनरल गाइडलाइंस है, देखो यहाँ पर ना कुछ स्पेसिफिक नहीं बोला गया, तुम्हें ऐसे ही करना है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स में मैं कहती हूँ कि तुम्हें इस चीज को इसमें प्लस करना ही करना है, इसको इसमें से माइनस करना ही करना है, इसको इससे डिवाइड करना ही करना है। अगर नहीं किया तो आंसर गलत, मार्क्स 0, फेल, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है।
मैंने ऐसा नहीं बोला ये ऐसे ही करना है, मैंने बोला टीम स्पिरिट बनाओ। कैसे बनाओ वो तुम देखो भैया कैसे बनानी है। मैंने बोला काम को डिवाइड करो, ठीक है, लोगों के बीच में। कैसे डिवाइड करो वो तुम देखो तुम्हारे काम के हिसाब से। मैंने तो बोल दिया, खत्म बात। तो दिस इज जनरल, दिस इज नॉट वेरी स्पेसिफिक कि ऐसे ऐसे। मैंने कुछ स्टेप बाय स्टेप नहीं बताया, ऐसा करो तभी फेल, तभी पास होगे वरना फेल नहीं। मैंने बोला टीम स्पिरिट होनी चाहिए, कैसे होगी वो तुम देख लो भैया। मैंने तो एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, बात खत्म। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऐसा नहीं है हेनरी फ्योल एक दिन सुबह सपने से उठा और बोला चल यार आज किताब लिखते हैं, 14 प्रिंसिपल लिखते हैं। नहीं, हेनरी फ्योल ने या कोई भी बंदा जो ये प्रिंसिपल्स लिखता है, जैसे एफडब्ल्यू टेलर ने भी लिखे, वो पहले कई सालों तक प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं अलग अलग कंपनीज के अलग अलग एम्प्लॉयज के ऊपर, और फिर सबको देख के जो भी उनका वहां से सोल्यूशन निकलता है, जो भी वहां से वो रिजल्ट देखते हैं, उसके बेसिस पे प्रिंसिपल्स उन्होंने बनाए हैं। फ्लेक्सिबल हैं, तुम अपने हिसाब से इनको चेंज कर सकते हो, फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ना हम जो प्रिंसिपल्स है ना ये इंसानों के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, एंड तुम हर कंपनी में अलग तरीके से इनको अप्लाई कर सकते हो। जैसे टीम स्पिरिट बनाना है, तुम टीम स्पिरिट कैसे बना सकते हो कि तुमने 2 टीम बना दी, दोनों टीम्स को आपस में compete करवा रहे हो, तो हर टीम का आपस में अपनी टीम के अंदर एक टीम स्पिरिट आ जाएगा। जैसे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में अपने आप से ही हमारी इंडिया के टुवर्ड्स टीम स्पिरिट बढ़ जाती है, क्योंकि हम किसी के अगेंस्ट compete कर रहे हैं। दूसरा तरीका हो सकता है कि तुम अपनी ही टीम के अंदर वाले लोगों को मोटिवेट करो कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम साथ मिलकर काम करो, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो ये बहुत फ्लेक्सिबल है कि तुम्हें कैसे इनको अप्लाई करना है, गुस्से से, प्यार से, लड़ाई से, कॉम्पिटिशन से, कैसे। मेनली बिहेवियरल कहते हैं, जो हमारे प्रिंसिपल्स है ना ये हमारे एम्प्लॉयज के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, उनके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, उनके बिहेवियर को अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि ये जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं ये एम्प्लॉयज यानी कि मैनेजमेंट एज वेल एज हमारे सुपीरियर सबॉर्डिनेट सबके बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं। ये कोई आपका ऐसा नहीं कि बैलेंस शीट में प्लस माइनस कर देंगे कुछ, नहीं, ये ऐसा नहीं कि तुम्हारा जीडीपी बढ़ा देंगे, तुम्हारी इनकम कम ज्यादा कर देंगे, एक्सपेंडिचर कम ज्यादा कर देंगे, नहीं, तुम्हारे बिहेवियर को चेंज कर देंगे। तुम्हारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगा जब तुम एम्प्लॉयज को इनिशिएटिव लेने दोगे, तुम ऑटोमेटिकली स्पेशलाइज हो जाओगे जब डिवीजन ऑफ वर्क करोगे, तुम ऑटोमेटिकली खुश हो जाओगे अपनी टीम के टुवर्ड्स, टीम स्पिरिट आ जाएगी जब तुम एस्पिरिट दी कॉप्स को फॉलो करोगे, और जब तुम्हारा बिहेवियर ठीक हो जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो बिहेवियर को चेंज करते हैं। रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, ये तुम्हें कॉज एंड इफेक्ट बताते हैं। तुमने टीम स्पिरिट जगाई थी इसलिए रिजल्ट अच्छा आया है, तुमने डिवीजन ऑफ वर्क किया था इसलिए स्पेशलाइजेशन हुआ है। ये कॉज के बेसिस पे इफेक्ट को तुम्हें बता देते हैं कि अगर ये इफेक्ट हुआ है इसका कॉज ये था, ये बताता है। एंड कंटिंजेंट है, कंटिंजेंट मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन। जैसे हम कंटिंजेंसी फंड बनाते हैं ना अकाउंटेंसी में, उसका क्या मतलब होता है, डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन, कि हर वक्त सिचुएशन बदलती रहती है, कभी वॉर हो जाती है, कभी कोविड आ जाता है, कभी सर्दी आ जाती है, कभी गर्मी आ जाती है, कभी सरकार बदल जाती है, कभी पोल्यूशन के अगेंस्ट हम वॉर कर रहे होते हैं, तो सिचुएशन बदलती रहती है। उसके अकॉर्डिंग कंपनी को भी बदलना पड़ेगा, मैनेजमेंट को भी बदलना पड़ेगा, प्रिंसिपल्स को भी उसके अकॉर्डिंग ही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कंटिंजेंट मीन्स डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। लास्टली मेरे पास आता है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस क्या है? पहला है प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट्स टू द मैनेजर। अब देखो मैं आज के डेट में फॉर एग्जांपल एक मैनेजर नहीं हूं अगर, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मैं एक मैनेजर नहीं हूं तो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे नहीं पता लेबर को, एम्प्लॉइज को कैसे मैनेज करना है। लेकिन अगर मैं ये प्रिंसिपल्स पढ़ लूंगी तो मुझे पहले ही पता चल जाएगा कि अगर मैं एम्प्लॉइज को मैनेज करने जाती हूँ तो मुझे डिवीजन ऑफ वर्क करना है, मुझे इनिशिएटिव लेने देना है उनको, मुझे टीम स्पिरिट बनाकर रखनी है, मुझे उनको अच्छी सैलरी देनी है, मुझे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर रखनी है, तो मुझे पहले ही पता चल जाएगा कि मुझे ऐसे ऐसे करना है। तो ये इनसाइट्स देते हैं मैनेजर्स को कि तुम्हें मैनेजमेंट कैसे कैसे करनी चाहिए। इवन इफ तुम नहीं भी हो, इवन इफ एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो भी तुम ये पढ़ के समझ सकते हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, तुम्हारा काम अच्छे से होगा, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से होगी, लड़ाइयाँ नहीं होंगी और रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, तुम सभी रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर पाओगे, इफेक्टिवली एफिशिएंटली कर पाओगे। साइंटिफिक डिसीजन, सोचा समझा डिसीजन लोगे। साइंटिफिक का मतलब होता है सोचा समझा, सोच समझ के लिया गया डिसीजन होगा। ऐसे नहीं कि हवा में कहीं भी तीर मार दिया, कुछ भी सोच के कर दिया, नहीं, सोच समझ के सारी चीजों को देख परख के डिसीजन लिया जाता है जब तुम ये प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हो, क्योंकि प्रिंसिपल्स साइंटिफिकली बनाए गए हैं, सोच समझ के बनाए गए, एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए हैं। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, तो एनवायरमेंट को चेंज होते हुए एनवायरमेंट में खुद को चेंज करने में मदद करती है ये ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि जब तुमने टीम स्पिरिट बना दी, अब अगर कल को एनवायरमेंट चेंज हुआ, तुम्हें डिसीजन बदलना है, तुम्हें कुछ नया करना है, तो तुम पूरी कंपनी को चेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पूरी कंपनी इज अ सिंगल टीम बिकॉज ऑफ द टीम स्पिरिट, एस्पिरिट दी कॉप्स, ठीक है।
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर सकते हो, क्योंकि जब तुम एम्प्लॉयज को अच्छा ट्रीटमेंट दोगे, अच्छी सैलरी दोगे, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो फुलफिल कर ही रहे हो ना। एम्प्लॉयज भी तो सोसाइटी में ही आते हैं ना। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च में यूज होते हैं। मैनेजमेंट के लिए अब मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, एजुकेशन दे रही हूँ अबाउट मैनेजमेंट, उसमें ये प्रिंसिपल्स यूज हो रहे हैं। कल को मैनेजर्स को ट्रेन करना होता है एमबीए स्कूल्स में, ये प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। रिसर्च करने के लिए भी यही प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्योल ने दिए थे, उनका नेचर एंड उनका सिग्निफिकेंस। ठीक है, आई होप तुम्हें पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से एग्जांपल्स देके कीवर्ड्स के साथ तुम्हें हर एक चीज समझाई है। कोई भी डाउट है तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। केस स्टडी का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कर देना। अगर कुछ भी दिक्कत है, तुम चाहो कि मैम इस तरीके से पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ, सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, विल डेफिनेटली वर्क ऑन योर सजेशंस। ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो।